नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस परिवार और वंशवाद की मदद के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। सीएम योगी ने कहा, संभल में हुए दंगे में अब तक 209 हिंदू मारे गए, एक बार किसी ने संवेदना नहीं व्यक्त की। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले, कांग्रेस आप सरकार एमएसपी की गारंटी दे। विज ने कहा, ट्रेनरों को। सुप्रीम कोर्ट में पराली मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डाटा उपलब्ध न कराने पर लताड़ा। सभी राज्यों से प्रदूषण की हालत की रिपोर्ट मांगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक करेंगे प्रोटेस्ट। पूर्व प्रिंसिपल घोष को फेल देने का विरोध। सीबीआई से चार्जशीट फाइल करने की मांग। और बालोद में बड़ा सड़क हादसा। 6 की मौत हुई है। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। मरने वालों में एक बच्चा, 4 महिलाएं भी शामिल। 7 सीटर कार में 13 लोग सवार थे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 16 दिसंबर को देश विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। 16 दिसंबर को देश विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस इस मायने में भी खास है क्योंकि पाकिस्तान ने तो भारत के आगे घुटने टेके ही, साथ ही दक्षिण एशिया के मानचित्र में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। विजय दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में भी समारोह का आयोजन किया गया और शहीदों को याद किया गया। We convey our heartiest Vijay Diwas to one and all of the country. We remember this day as the commemoration to victory over the Pakistan. December 1971, Indian victory over Pakistan in a very grand scale is recognized all over the world. It is a very extremely important day where 92,000 soldiers have surrendered to Indian Army in 13 days war. It is one of the greatest victories of the war history. मुंबई के कुलाबा सैन्य स्टेशन में मौजूद शहीद स्मारक में भी समारोह का आयोजन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर जीत का जश्न भारत और बांग्लादेश एक साथ मनाते हैं और हर साल वे दोनों देशों के समारोह में भाग लेने के लिए एक दूसरे के युद्ध के दिग्गजों और अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। इस साल भी 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े भारतीय सेना के 8 दिग्गज बांग्लादेश के समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे, तो वहीं बांग्लादेश के 8 दिग्गज कोलकाता आए। Role was simple: liberate, defeat Pakistanis, and we did it. It took only few days, 13 days only. Whenever the Vijay Diwas in December, every year I come here just to meet my old associates. And 71 is a very, very, touchy issue for us when we got Bangladesh liberated. These are great gathering, and the feeling between both the countries, between the people of both the countries, between army of both the countries, these are great. We always cherish and we always talk about the relation, and I think it's great. And the contribution of Indian Army towards the victory or independence of Bangladesh, that is well accepted and very much praiseworthy. We are very, very grateful to them always, as usual. हालांकि बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत से मिली मदद और 9 महीने की मुक्ति वाहिनी के संघर्ष से ढाका 16 दिसंबर को एक स्वतंत्र देश की राजधानी के रूप में उभरा था। और अब बात करते हैं आपकी महिला अदालत की। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने इस मसले को जोरदार तरीके से उठा रही है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने इस पर चर्चा के लिए उनसे मिलने का भी समय मांगा था। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अभी तक इसके लिए गृह मंत्री की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं महिलाओं से संबंधित इन्हीं मामलों को लेकर रायशुमारी के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को महिला अदालत का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत में कहा कि निर्भया आंदोलन में ऐसा लगा कि आज के बाद महिला के साथ ऐसी घटना अब नहीं होगी। महिलाओं को अब सम्मान मिलेगा, लेकिन 12 साल बीत गए हैं, महिलाएं दिल्ली में अभी भी सुरक्षित नहीं है। इस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर काउंसिल बालाचौर चुनाव में वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार प्रवीण पुरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए भाजपा उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष राजविंदर सिंह लक्की वार्ड नंबर 4 में पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि प्रवीण पुरी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, वार्ड की हर समस्या का समाधान करेंगे और वार्ड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की वंदे भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर का रुख करेंगे नोहर से। अगली खबर है जहां नोहर में पीली बंगा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा की बर्खास्तगी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सोमवार को धरना शुरू किया है। संघ का कहना है कि न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने नियमों की अनदेखी कर बर्खास्तगी का आदेश दिया है। संघ ने मांग की है कि नियम विरुद्ध बर्खास्तगी को रद्द कर अधिकारी को बहाल किया जाए, अन्यथा वे सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। लिए तैयार है और हमारी एक ही मांग है कि मुकेश शर्मा के साथ अन्याय किया जाए और उसके सेवा बर्खास्ती का आदेश प्रत्यार्थ किया जाए। सर, आप इसका भी विरोध कर रहे हो कि सीओ इसके लिए अधिकृत नहीं है, पंचायत राज के सचिव से ही सेवा बर्खास्ती जानकारी लेने के बाद का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने और पंचायत राज एक्ट का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी का नियुक्ति अधिकारी नहीं होने की वजह से इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। सीओ ने भी कलम का दुरुपयोग किया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिर्फ ग्राम सेवकों में एक टेरर पैदा करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की है, जिसका ग्राम सेवक संघ कड़ा विरोध करता है और अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ हम ये हमारा जो आंदोलन शुरू किया गया है इसे हमें राजस्थान में पूरे में फैलाएंगे और सीओ के निलंबन की मांग करेंगे। सर, आपके साथी को जिला परिषद सेवा बर्खास्तगी के आदेश किए गए हैं, तो आज अपने आंदोलन धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या सभी ग्राम पंचायतों के सचिव पंचायत समितियों आगे धरना प्रदर्शन लगाकर बैठे हैं? सर, जिला स्तर पर हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को बृहस्पतिवार को ही ब्लॉक लेवल पर हमने ज्ञापन दिए थे। फिर हम शुक्रवार को वहाँ पर खुद गए हैं जिला परिषद में और सभी ब्लॉकों ने उनको कहा अगर आप इस निर्णय को अपने आदेश को प्रत्यारित नहीं करोगे तो हमें सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे साथी को न्याय मिलने तक हम ये कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल एलनाबाद पुलिस ने गश्त के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की 49 ग्राम 70 मिलीग्राम हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल एलनाबाद की एक पुलिस टीम गश्त एवं चेकिंग के दौरान गांव मलेका से केसूपुरा रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी को गांव केसूपुरा की ओर से एक युवक आता दिखाई दिया। उक्त युवक ने सामने पुलिस को देखकर अचानक वापस भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर का रुख करके खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर की मांग व रेफर मुक्त फरीदाबाद मुद्दे को लेकर पिछले 12 दिनों से सिविल अस्पताल के पास धरने पर बैठे समाज सेवियों से जब शासन प्रशासन ने बातचीत नहीं की तो धरने पर बैठे समाज सेवियों ने 13वें दिन सिविल अस्पताल के गेट के पास धरना स्थल पर मुंडन करवाकर अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी उनसे वायदा किया था कि फरीदाबाद के छायसा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सर्विस व ट्रामा सेंटर की सर्विस शुरू कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद से उन्होंने कोई भी सुध नहीं ली है।
देखिए यहाँ पर इस अनिश्चितकालीन धरने की आज 13 दिन हो गए। इसके संचालक हमारे बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी और बाबा राम केवल अनशनकारी, जिन्होंने पिछले 22 धरने दिए, ये 23वां धरना है। अनिश्चितकालीन धरना हमारा 13 दिन हो गए, प्रशासन सोया हुआ है। इसका मतलब प्रशासन अभी तक नींद से जागा नहीं है और ये नेताओं का उदासीन रवैया। फरीदाबाद से हम बड़े आहत हैं। फरीदाबाद में हमने टैक्स हमेशा सेकंड नंबर पे, हम हरियाणा में टैक्स देते रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा में जनसंख्या में नंबर 1 पे है। तो एक छोटी सी मांग, जनता की मांग थी, ये हमारा कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। इसमें हमने एक ट्रॉमा सेंटर मांगा था और खुद हमारे सांसद साहब ने ये वोट बैंक इसमें इलेक्शन के दौरान अपने वोट की बढ़ोतरी के लिए खुद ये स्वीकार किया था कि हाँ, ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद की जरूरत है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं, ये तड़प रही है जनता। आज से 6-7 महीने पहले हमने छायसा मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी गए थे। हम सतीश चोपड़ा जी साथ थे, हम वहाँ पे बैठे थे, कुछ दिनों के लिए धरना दिया था। तो कमाल की बात यह है, 3.5 करोड़ रुपया पिछले 5 साल से हर महीने खर्च हो रहा है। 60 महीने में 200 करोड़ खर्च किया जा चुका है। 550 कर्मचारी है। 550 कर्मचारी आपने किस लिए रखे हुए हैं? वहाँ पे तो 100 आदमी भी ओपीडी में जाते नहीं है और 550 कर्मचारी आपने रख रखे हैं। तो ये अंधेर नगरी हो रही है, चौपट राजा है। ये बहुत गलत हो रहा है। देश किस तरफ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। धन्ना सेठों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप पैसे में भरपूर करना चाहते हैं और जो अपने सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सुविधाएं ना देके ये भ्रष्टाचार कोई कोई अंदर चल रहा है, सांठ-गांठ चल रही है। कि आप अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज में किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसका फिर भी मनाई जाती है, शोक प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। पर हमारे घर में तो रोज मौतें हो रही है, रोज लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। तो उसी का दुख प्रकट किया जा रहा है ताकि ये जो जनप्रतिनिधि जिनको हमको चुन के सदन में भेजा है उनके कान खुले, उनको पता चले कि ये जरूरत है। जबकि उन्हें मालूम है, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बना, वादे किए गए कि हम ट्रॉमा सेंटर देंगे शहर में, बीके की जो बदहाल स्थिति है उसको बदला जाएगा, डॉक्टर्स की कमी है जो उनको फुलफिल किया जाएगा, जो दवाइयां आप यहाँ पे नहीं मिलती हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। छायसा मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला गया कि उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आप लोग सब हमारे धरना प्रदर्शनों के गवाह रहे हैं, अनशनों के गवाह रहे हैं। जब हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जब हम झूल रहे थे तब भी आप लोग गवाह रहे। ये इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इनका नाम सरकार है और सरकार किसी भी उसकी हो, दल की हो, इनके रवैये सबके एक जैसे होते हैं। व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा शहर सुखद और शांतिपूर्ण बने, ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस के अवसर पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित रेजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली और शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रोहित चौधरी और कमांडेंट अशोक कुमार यादव ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अध्यक्षता की है। कैप्टन यादव ने वीर शहीदों के योगदान को सराहा और सैन्य मामलों पर सरकार से जल्द फैसले लेने की अपील की। समारोह का आयोजन भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करने के लिए किया गया था। जो हमारे ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो आईटीबीपी से हैं वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीरों वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूँ। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूँगा और याद करना चाहूँगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे
उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया। बात करेंगे अगली खबर की। डीडवाना जिले की ग्राम पंचायत पीड़वा के 2 गांवों के ग्रामीणों ने मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें, ग्राम पीड़वा भगतपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत पीड़वा में श्रवणी देवी सरपंच हैं, परंतु उनका हस्ताक्षर सहित संपूर्ण कार्य उसका जेठ पूर्णाराम करता है। ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम रोजगार सहायक पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि इन सब ने मिलकर ग्राम पंचायत पीड़वा में निम्न कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार किया है। तो ये विगत लगभग 7 दिवस पूर्व भी हमारे ग्राम पंचायत पीड़वा के अंदर जो पत्रकार बंधु थे आए थे, उन्होंने हमारी आवाज़ उठवाई और उसमें मुख्यतः ये है जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है पंचायत के अंदर, मनरेगा, शमशान भूमि और ब्लॉक में नाली, हम ग्रामीणों ने इन सब चीज़ों के अंदर भ्रष्टाचार देखा है। हमें आशंका है कि उसमें पूर्णतः घोटाला है और उसने गबन किया है पैसों का। उनमें से जो योजनाएं, एक मुख्यतः साफ सफाई की योजना है, जो अभी दिलावर जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 100 करोड़ का बजट राज्य गवर्नमेंट दे रही है पंचायतों को, उसमें से अगर किसी ने भी अगर उसमें घपला किया तो हम सरपंच को तुरंत निलंबित करेंगे। ये पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी और डीडवाना में कांग्रेस के विधायक थे, कई सरपंचों ने और पंचायत समिति में बहुत बड़ा गड़बड़ जाला डीडवाना में हुआ था और हम चाहते हैं उन सब गड़बड़ जालों की जो ग्रामीण जनों द्वारा शिकायतें की जा रही है उनकी जाँच होनी चाहिए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं अभी ग्रामीणों के साथ मिला और मैंने भी मांग की है कि वहाँ पर जितने भी काम हुए, उन जिन भ्रष्टाचार की शिकायत गांव वाले लेकर आए, उनकी एक एक की जांच हो और जांच ही नहीं हो, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जिन्होंने सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया है। और मैं भी स्वयं भी माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करके उसमें जाँच कराने का उनसे निवेदन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धौलपुर, पूठपुरा, सेफऊ, आपको बता दें बकायन कापुर, चैना कापुरा और निनोघर गांव में सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करने का सौभाग्य मिला, जिसमें उपस्थित सभी समर्थकों से दोनों हाथ उठाकर वचन लिया कि हम अपने बच्चों को कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे ही, जिससे हमारे बच्चे कंपटीशन के युग में आगे बढ़ सकें और उनको कोई गुमराह न कर सके। दूसरा, व्यापार पर जोर देते हुए वचन लिया कि हर घर से एक युवा व्यापारी को एक युवा व्यापारी आगे आए, इससे आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। और तीसरी बात, समाज की एकता पर जोर दिया, जिसमें BL कुशवाहा द्वारा समाज से यह पूछा गया कि हम राजनीति आगे भी करें या नहीं, तो इस पर सभी महिलाओं ने हाथ उठाकर राजनीति करने का आशीर्वाद दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धौलपुर से है, जहां अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा का 46वां अधिवेशन समाज के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस अभूतपूर्व आयोजन में हजारों की संख्या में त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने समाज की एकता, संस्कृति और समृद्धि के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर समाजसेवी एवं KRS ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी को निर्विरोध रूप से महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में महासभा के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही महासभा की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में धौलपुर निवासी प्रिया त्यागी को मनोनीत किया गया। उनकी नियुक्ति से समाज में महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व का एक नया आयाम सामने आया है। महासभा अधिवेशन का आयोजक संरक्षक हाकिम सिंह त्यागी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला महामंत्री विजय त्यागी द्वारा प्रस्तुत गालव स्तुति और ध्वज वंदना से हुई। इसके बाद मंचसीन अतिथियों एवं अन्य गणमान्य बंधुओं ने सभा को संबोधित किया और संगठन और समाज की तरक्की के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
अगली खबर सीकर से है, जहां भाजपा की राज्य सरकार के सफल एक वर्ष की उपलब्धियों पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करने आएंगे, जिनमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लिए पेयजल योजना शामिल है। साथ ही भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने कांग्रेस शासन में युवाओं के सपनों से खिलवाड़ की आलोचना करते हुए भाजपा सरकार की योजनाओं का समर्थन किया। उनमें से कुछ संकल्प थे कि हर खेत सिंचाई योग्य जल उपलब्ध हो, हर हाथ। उसके तुरंत बाद उस समय की केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया, हिंदी में है पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013। देश की बात में अब अगली खबर का रुख करेंगे। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां नेगोवा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। बेटे ने महिला मित्र के साथ मिलकर की थी हत्या। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का हुआ था गठन। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या से जुड़े सामान बरामद हुए हैं। रामू रावत की थाना नेगोवा क्षेत्र में हुई थी हत्या। खेत के कुएं के ट्यूबवेल में मिला था मृतक का शव। आरोप में मृतक का बेटा धर्मेश भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पुत्र की महिला मित्र संगीता भी गिरफ्तार हुई है। रामू रावत की थाना नेगोहा क्षेत्र में हुई थी हत्या। खेत के कुएं की ट्यूबवेल में मिला था मृतक का शव। आरोपी मृतक का बेटा धर्मेश गिरफ्तार हुआ है। साथ ही आरोपी पुत्र की महिला मित्र संगीता भी गिरफ्तार हुई है। तो लखनऊ से अहम खबर, नेगोहा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बेटे ने महिला मित्र के साथ मिलकर की थी हत्या। तो बेटे ने ही पिता की हत्या की थी। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। तो खुद के बेटे ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर पिता की हत्या की। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या से जुड़े सामान बरामद हुए हैं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। फ्रांस के राजदूत डॉक्टर थियरी माथू ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फ्रेंच डेलीगेशन के बीच डिफेंस, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर में निवेश और एमओयू पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने फ्रांसीसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा, दिल्ली एनसीआर और बुंदेलखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के राजदूत डॉक्टर थियरी माथू ने उत्तर प्रदेश और फ्रांस के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की इच्छा जताई। उन्होंने देश के 60% युवा शक्ति और देश की सबसे बड़ी आबादी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल बताया। अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। अगली खबर है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए 18 दिसंबर को विधानसभा परिसर का घेराव करेगी। आरोप लगाया कि सरकार जहां सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती, वहीं निजीकरण के तहत चहेती पूंजीपतियों को लाभान्वित भी कर रही है। इसी के तहत गुजरात के ठेकेदारों पर सरकार मेहरबान है, ये आरोप अजय राय के द्वारा लगाए गए। आप बता दीजिए, किसान के उदाहरण बता दीजिए जो आप जानते हो कि जिस किसान की इन्होंने मदद की हो। अगली खबर मथुरा से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। थाना जैत इलाके के गांव राल के समीप स्थित एक रेस्टोरेंट पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
घटना के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद लोग दहशत में आ गए, जबकि बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को बदमाशों की पहचान में मदद मिल सकती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी शुरू कर दी है। रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैली है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि यह घटना दिन दहाड़े हुई और किसी के भी घायल होने का खतरा था। अगली खबर का रुख करेंगे चंदौली जिले के सैयद राजा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में से पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 22 पोलिंग पार्टियां बनाई गई। पार्टियों को सैयद राजा के लिए रवाना किया गया, वहीं 4 पार्टियों को कलेक्ट्रेट में रिजर्व रखा गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी विराग पांडे की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को सकुशल रवाना किया गया। पार्टी कंप्लीट हो गई है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां नगर पालिका ने आज मोहल्ला कोट चौराहे पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने फिर से अतिक्रमण किया तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज की जाएगी। जो रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू किया गया हमारे नगर विकास के द्वारा जो है इस समय खासकर जो CTPT टॉयलेट है, मोबाइल टॉयलेट है, ये जो सामुदायिक और सार्वजनिक टॉयलेट है, इनके रेट्रोफिटिंग के लिए और इनके पुनरुद्धार के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी को दृष्टि रखते हुए कोट चौराहे में आज मेरे द्वारा जो हमारा एक नया शौचालय बना है, जिसका उद्घाटन परसों जो यहाँ की माननीय अध्यक्ष महोदया शशि जैन जी उसके माध्यम से किया जाएगा, तो उसी को देखने के लिए आया था। लेकिन मैं देखा कोट चौराहे से लेके और जो हमारा ये वाला रोड है जो अध्यक्ष महोदया घर तक जाता है, तो इस पर काफ़ी संख्या में अतिक्रमण है। लोगों ने अपनी दुकान के आगे भी जो है 2-3 फुट बढ़ा रखा है, तो उसी उद्देश्य से मेरी टीम के द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है कि सामान हटवाया भी गया, मिल भी गया, तत्काल हटा ले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा वृंदावन रोड पर मृत गौवंश को लेकर प्रशासन द्वारा गौ भक्तों पर की गई कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों गौभक्त नगर के परशुराम पार्क में एकजुट हुए और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। गौभक्तों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर एक के नारे लगाए और प्रशासन से मांग की कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। उन्होंने गौभक्तों की रिहाई की मांग की और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ किए गए मुकदमे को तुरंत खत्म किया जाए। कार्यक्रम को लेकर यह रोष है हमारे अंदर कि आग भड़क रही है दिल में। जब हम गौ माता के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो लाठी भी खा सकते हैं, मुकदमे भी ले सकते हैं, फांसी पर चढ़ सकते हैं। हमारे आदर्श भगत सिंह हैं। आज हमारे जो यहाँ के धर्मगुरु हैं और ऋषि संत हैं, उन्होंने एक जनसभा बुलाई थी कि विचार विमर्श करने के लिए। जो आदेश हमारे संतगण देंगे यहाँ के, उन पर हम अमल करेंगे। और यहाँ के जो हमारे गोविंद भाई, भरत गौतम, सोनू हिंदू, जो दिन रात गाय को बचाने का काम कर रहे हैं, उन पर मुकदमे, इन्हें जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। पंचायत की गई, हम लोग यहाँ शांति व्यवस्था के लिए हम लोग हैं, यहाँ पे शांति व्यवस्था हम लोग यहाँ पे बना के रखे हैं। और बाकी उनकी जो मांग है उसके बारे में जो भी इतनी इनकी डिमांड है उच्च अधिकारीगण के सामने अपनी बात रख के और उस पर जो भी चाहें उसमें अपनी बात रख सकते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान आंदोलन को और तेज करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में 12 किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने सिसौली गांव में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर गौतम बुद्ध नगर में एक और बड़ी मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन को लेकर कड़े निर्णय लिए जाएंगे। टिकैत ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान सभी निर्णय लिए जाएंगे और शाम 3 बजे तक उन निर्णयों का ऐलान भी किया जाएगा। आप लोगों पे हजारों हाथ उठे तो 2 हाथ हम भी आप लोगों के साथ में खड़े हैं, कोई वाली है फिर बातचीत भी करेंगे। जो कमिश्नर है बड़े स्तर की बातें बातचीत चलनी भी चाह।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर में स्कूली छात्रों का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां एक बाइक पर 6 छात्र सवार हो गए। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छात्र बाइक चला रहा है, जबकि 5 अन्य छात्र उस बाइक पर सवार होकर सड़क पर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो गोविंदनगर थाना क्षेत्र के वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के पास की सड़क का बताया जा रहा है। यहां पर घटना हुई। छात्रों के इस लापरवाह व्यवहार को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह घटना वाहन चलाने के नियमों और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मासूम छात्र देश के भविष्य इस तरीके से स्टंट करते सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सड़क पर कहीं भी इनको कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई भी ट्रैफिक का सिपाही या इनको ट्रैफिक के नियम सिखाने वाला कोई भी नहीं मिला। तो एक बाइक पर 6 सवारी, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छात्र अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों की जान को भी खतरे में डालने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां जिले में मिशन शक्ति के तहत महिला थानाध्यक्ष मुन्नी सिंह की अगुवाई में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन सेवाओं और समाज में महिलाओं की शक्तियों के बारे में छात्राओं को जागरूक किया गया। महिला थानाध्यक्ष मुन्नी सिंह और उनकी टीम ने कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इन सेवाओं में 102 स्वास्थ्य सेवा, 11098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1030 साइबर अपराध हेल्पलाइन और 112 पुलिस हेल्पलाइन, 1090 महिला पावर लाइन और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एटा के थाना क्षेत्र रिजोर में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 दुनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। इस घटना से एक बार फिर हर्ष फायरिंग की खतरनाक घटनाओं का सच सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब हम बात कर रहे हैं कुएं में मंदिर के राज दफन। संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय स्थित एक प्राचीन मंदिर के कपाट हाल ही में प्रशासन ने 46 वर्षों बाद खुलवाए। मंदिर के पास स्थित पुराने कुएं की खुदाई के दौरान मां गौरा, पार्वती, लक्ष्मी जी व गणेश जी की खंडित मूर्तियां बरामद हुई हैं। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु संजीव शर्मा ने बताया कि खुदाई के दौरान सबसे पहले मां गौरा पार्वती की मूर्ति मिली, इसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मंदिर के पुजारी अतर सिंह ने इन मूर्तियों को प्राचीन और धार्मिक महत्व का बताया। स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग को इस बारे में सूचना दी गई। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। मूर्तियों का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया जाएगा। अभी इसको होने दीजिए, जब इसका सही से हो जाएगा जब। संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र में 10 दिसंबर 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पीयूष कुमार की फांसी से मौत के मामले में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। मृतक की भाभी नेहा ने अपने साथी भद्रेश और राजू के साथ मिलकर साजिश रचते हुए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोबाइल और रस्सी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सर्विलांस और पूछताछ के जरिए इस मामले का खुलासा किया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध और पारिवारिक विवाद बताया गया है। आज जनपद संभल की थाना गुन्नौर पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक हत्या का सफल अनावरण किया है।
उल्लेखनीय है कि 10 तारीख की रात को 10 दिसंबर को पुलिस को रात के 1 बजे के आसपास घटना होने के 3 घंटे बाद में सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसको उसके घर वाले लोगों ने आके देखा था, हॉस्पिटल लेके गए, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद में उन्होंने अपने जो चाचा हैं उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी, उनसे उनका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, ताकि पुलिस की अटेंशन जो है वो उनकी तरफ हो जाए और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दे। लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचना की। विवेचना के अनुक्रम में ये पता चला कि मृतक की जो देवरानी है उसका पति है वो गुड़गांव में रह के काम करता है और मृतक जो है वो देवरानी के साथ अश्लील हरकतें समय समय पे करता रहता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां जिला कारागार कानपुर में अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्य नीरज गौतम ने जिला कारागार कानपुर में औचक निरीक्षण कर खामियों का बारीकी से अध्ययन किया है। निरीक्षण के दौरान कैदी जो विधिक सहायता के अभाव में सजा काट रहे हैं उनके पुनरुत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जेल में बंद कैदियों के प्रति संवेदनशील है, उनके अधिकारों और हितों के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। साथ ही निरीक्षण के दौरान उनके साथ जेलर बीडी पांडे एवं जेल अधिकारियों ने जेल के प्रत्येक पहलुओं पर अपनी राय रखी। विशेष कारण कुछ नहीं है। मैं राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को नामित कर इसीलिए किया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो पीड़ित हैं या जो बंदी हैं उनसे उनकी कोई समस्याएं हों उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। और जेल में जो कैदियों की क्षमता है 1245 1971 बंदी इस समय थे वहाँ पर, जिसमें 250 लगभग SC की महिलाएं और पुरुष थे। तो उन सब की समस्याएं सुनी। 4 ऐसे लोग थे, 4 ऐसे बंदी थे जिनकी पैरवी करने के लिए दया याचिका के लिए निवेदन किया गया है। तो मैं उसके लिए हर संभव आदेशित किया है कि उनकी सुनवाई के लिए और आयोग उसकी पैरवी भी करेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले के सराय आकिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरहाई गांव में पुलिसकर्मी की पिटाई से बच्चा लहूलुहान हो गया। प्रशांत के हाथ में गंभीर चोट लगी है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने डंडा मारा है जिससे बच्चा घायल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हरदोई जिले की पुलिस से किसी शख्स ने शादी कराने के नाम पर 60,000 रुपए ठगी की शिकायत की थी। शिकायत पर घर पूछताछ करने पहुंची पुलिस ने बच्चे के हाथ पर डंडा मार दिया। बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने पर वहां पुलिस मौके से भाग निकली। वहां पर मौजूद व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लहूलुहान बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घायल बच्चे का इलाज पास के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है, इतने ऐसा कार्य कैसे कर सकती है। तो आप देख सकते हैं इस मासूम का हाथ किस तरीके से लहूलुहान नजर आ रहा है। कितनी असंवेदनशील पुलिसकर्मी ये कैसे हो सकते हैं। क्या इनको ना तो मानवता का इनको पाठ पढ़ाया गया है और ना तो पुलिस सेवा के दौरान इनको कैसे लोगों से बिहेव करनी है, खासकर बच्चों से कैसे बिहेव करना है उनको ये तक नहीं पता। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता कृष्णा तिवारी ने कानपुर पुलिस आयुक्त से एक ज्ञापन के माध्यम से कानपुर नगर के लव जिहाद के आरोपी ACP कलेक्टर गंज मोहसिन खान की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की है। कृष्णा तिवारी ने बताया कि पुलिस अधिकारी रहते हुए मोहसिन खान ने जो आपराधिक कृत्य कारित किया है वह लव जिहाद की श्रेणी में आता है और गैर धर्म के लोगों को लव जिहाद में बढ़ावा देने का काम करता है। एक पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया यह अत्यंत ही निंदनीय कार्य है। इस कृत्य से हिंदू समाज में अत्यधिक आक्रोश है और रोष व्याप्त है। इस घिनौने प्रकरण के बावजूद अभी तक पुलिस अधिकारी की अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई है और न ही उसको उसके पद से बर्खास्त किया गया है। जनपद कानपुर नगर में पुलिस विभाग में ऐसे कई उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी पदासीन हैं जो कि अपने पद पर आसीन होकर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के संविधान को धूमिल कर रहे हैं, जिसको चिन्हित करके कार्रवाई की जानी चाहिए। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के निमित्त
चाहे वह कानपुर में किसी भी पद पर तैनात एक समाज हो, चाहे वह मंडलायुक्त के रूप में हो, चाहे वह एसपी के रूप में हो, वो अपने पद पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पद का दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता में जिहाद बसा हुआ है। जिस तरीके से कानपुर की यह घटना एक घटित हुई है कि एक दलित हिंदू छात्रा के साथ में एक एसपी के पद पर तैनात एक जिहादी ने लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दिया है, उसी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने मुकदमा भी लिखा है, लेकिन कानपुर के हिंदू समाज का दर्द यह है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है। देखिए, जांच चल रही है और ये पूरी टीम के साथ जांच हो रही है, तो जो भी आरोप हैं उनको बहुत गहराई से जांचा जा रहा है और जैसे भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लगे हैं यहाँ पर एसीपी कलेक्टरगंज रहे हैं मोहसिन खान, उन पर आरोप लगे हैं, तो इसमें जो प्राइमा फेसाई आया है कि दोनों में दोस्ती थी, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, तो इसके आधार पर अब क्या अग्रिम कार्रवाई होगी नेक्स्ट? अग्रिम जो भी हमारा प्रोसीजर होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली हम उसी तरह से प्रोसीजर कर रहे हैं, नॉर्मल जो होता है उसमें कोई। अगली खबर का रुख करेंगे खबर कौशाम्बी से, जहां जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के पेराई गांव में युवक पर चाय पान की गुमटी में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पति की मौत के बाद जीविकोपार्जन के लिए मालती देवी ने गुमटी में चाय पान की दुकान चलाती हैं। ये महिला गुमटी संचालक महिला ने आरोप लगाया कि उधार रकम मांगने पर किशोर विवाद पर आमादा हो गया था, इसलिए महिला ने युवक पर गुमटी जलाने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि गांव के ही मंदबुद्धि किशोर ने गुमटी के पीछे अलाव जलाया था, जिससे हादसा हो गया। ये गुमटी पेरई गांव में लगी हुई है, एक महिला की है। इसके पीछे पुआल रखा हुआ था, जहां एक नाबालिग बच्चा जो 14 साल का है, जो थोड़ा सा मंद बुद्धि भी बता रहे हैं उसे, वो आग तापने के लिए उसने माचिस लगाया था, उसी पुआल से उसमें आग लग गई थी। बच्चे को ले आया गया था, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से, जहां 6 माह से लापता चल रहे युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा पाया गया है। हालांकि परिजनों ने मृतक के कपड़ों से मृतक की शिनाख्त की है, लेकिन पुलिस ने शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले 24 जून को शाहबाद क्षेत्र के अहमदनगर निवासी भगवान शरण प्रजापति का पुत्र राजकुमार गायब हो गया था। पुलिस ने परिजनों की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज की थी। अब खेत से नरकंकाल बरामद होने पर परिजनों ने शिनाख्त तो कर दी है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। एएसपी ने तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। नगर, ये बासित नगर का मजरा है। इसमें भगवान शरण प्रजापति के पुत्र हैं राजकुमार, जिनकी ये संभावना बताई जा रही है, जिसमें कुछ स्केलेटन मिले हैं, जिसमें इनके कपड़ों से इनकी पहचान ये लोग कर रहे हैं। ये भगवान शरण प्रजापति का ही गन्ने का खेत है। इसी के बगल वाले गन्ने खेत में जो मुरली का है, उसमें ये कंकाल मिले हैं। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इनकी गुमशुदगी लिखी गई थी 17/7/24 को। ये 24/6/24 से गायब थे। गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ उस समय बाढ़ का समय चल रहा था, काफ़ी पानी था। चूँकि इनकी पहचान कपड़ों से हो रही है, इसका आगे हम लोग डीएनए कराएंगे, परिवार से मिलान कराएंगे कि ये राजकुमार का ही शव है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर सिद्धार्थनगर से, जहां बीमार पत्नी को पति ने कलेक्टर परिसर से छोड़कर लगभग 12 साल के बच्चे को लेकर फरार हो गया। वहीं पत्नी बच्चे की मांग कर रही, पीड़िता ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। सूत्रों की माने तो पति पत्नी की आपसी विवाद चल रहा था। पीड़ित महिला चलने में असमर्थ है। एसडीएम सदर ने एम्बुलेंस को दी इसकी सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन बीमार महिला एम्बुलेंस से अस्पताल नहीं पहुंची। मामला इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम सहियापुर का है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट से अगली खबर, जहां पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 3 चोरियों का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक लाइसेंसी डबल बैरल गन, 5 जिंदा कारतूस, करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और पूजा का सामान बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी नगर राजकमल के पर्यवेक्षण में एसओजी और कोतवाली कर्मी पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। दोनों अभियुक्तों को 16 दिसंबर की सुबह 6 बजे बंधनोइन बंधे के पास पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान दीपक गुरुपुत्र रामफल निवासी कछारपुरवा थाना कोतवाली कर्मी और भानु प्रताप उर्फ लल्ला मिश्रा पुत्र रामकृपाल मिश्रा के रूप में हुई। अगस्त के महीने में थाना क्षेत्र करवी में 2 फौजी जो आसपास रहते थे उनके घरों में चोरी हुई। वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे रिश्ते में और उनके घर में चोरी हुई थी, जिसमें एक डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक भी गई थी। लाइसेंसी असलहों की चोरी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआर केस माना जाता है। तत्काल अभियोग लिख करके और हमारी सर्विलांस की, एसओजी की और करवी की तीनों टीमें इस दिशा में लगातार पतारसी, सुरागरसी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया, जहां लुटेरी दुल्हन शादी वाली रात में ही नशीली चाय पिलाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। तराई मोहल्ले के प्रेम वाटिका गेस्ट हाउस में देर शाम दूल्हा संदेश कुमार यादव बारात लेकर पहुंचा और शादी की रस्में अदा की गई। संदेश कुमार यादव अकबरपुर दामोदर का रहने वाला है। इसके बाद रात्रि 12 बजे दुल्हन घर पहुंची और चाय बनाने की बात हुई तो दुल्हन आगे आकर बोली, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इसके बाद वही चाय कई लोगों को पिलाई गई। हालांकि दुल्हन के हाथ की बनी चाय दूल्हे और उसकी मां समेत अन्य लोगों ने चाय का घूंट पिया, जबकि कई लोगों ने कड़वी चाय होने की बात कहकर उसे नहीं पिया, जिसके बाद घर परिवार के सभी लोग सो गए। ये नशा की गोली पिलाई गई। कैसे, पूरी घटना बता दें। चाय खंड 1 बजे रात बनाई, हमने पी, हमने पी नहीं। किन्ने बनाई? बहू ने बनाई थी। अच्छा, बहू ने बनाई थी, इनने सबने पी, हमने जब 3 पे हम बराबर हमने देखे और 3 आदमी ने 3 नशा बैठे हो। इनकी चाचा की शादी थी शाम को। शादी होने के बाद सब शादी वादी हो के घर पर गए। घर पर 1 बजे रात के पहुँचे तो वहाँ चाय बनाई। चाय बनाई तो मम्मी चाय बनाई, उनने की चाची बोली, इनकी वो बोली तो हम बनाए थे, उनने की तुम बनाए थे, उनने बनाए, उनने पता नहीं उसमें क्या मिला है। तो चाय बस अब चाय पे आई। कुछ लोगों ने पी तो कड़वी लगी, किसने किसौर फेंक दे, किसौर पी ली। इन लोगों ने ज्यादा पी ली थी। अच्छा, और बारात कब भाई? शाम को, रात ही आज ही। आज। अच्छा, कहाँ के थे ये लोग? ये लोग थे हरपालपुर के। तो फिर जब से दुल्हन कहाँ है? दुल्हन रात में फरार। 2 बजे कुछ लेके गई? सामान लेके गई, पैसा ले गई। क्या क्या ले गई? तोड़ियाँ थे, कुंडल जाले थे, कुंडल थे, लर थी, हार थो, सब्जी बल ले गई। और मोबाइल मेरे कहीं हम तो को नींद नहीं आ रही, नींद में हमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल भी ले गए। सुबह करीब 3 बजे दूल्हे की भाभी ललिता उठ गई। सुबह दुल्हन और उसकी मौसी गायब मिली। आपको बता दें कि घर में दुल्हन और उसकी मौसी एक कमरे में सो रही थी, दूल्हा दूसरे कमरे में था। दुल्हन की मां अलग लेटी थी। दूल्हा पक्ष ने बताया कि शादी होने से पहले मंजिया सुखदेव को 2.5 लाख रुपए दे दिए गए थे। इसके अलावा लाखों रुपए की नकदी, जेवर, मोबाइल लेकर दुल्हन अपनी मौसी और अपनी मां के साथ फरार हो गई। दूल्हा और दूल्हे की मां बेहोशी हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिजनों ने बताया कि लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए की नकदी, जेवर और मोबाइल लेकर फरार हो गई है। नाम पूजा है। लुटेरी दुल्हन हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। मजिया सुखदेव दूल्हे का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वह भी गायब हो गया था। लेकिन 2.5 घाट पुल के नीचे गंगा घाट से सुबह करीब 11 बजे लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी हुई है।
तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।